नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एपिक स्टडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और देखिए, आज की वीडियो में अपन संयुक्त रूप से रीट मुख्य परीक्षा और आरपीसी सेकंड ग्रेड का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ, जिसके अंदर 1 बाय 1 देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए दोस्तों, रिट मुख्य परीक्षाओं की जो होने वाले थे दोस्तों, उसको पोस्टपोन किया जा रहा है और पदों के अंदर भी फेरबदल किया जा रहा है। तो आप उससे निराश नहीं हो दोस्तों, अपनी रेगुलर तैयारी करते रहिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की सैड न्यूज़ से आपको निराश नहीं होना है। अपनी तैयारी को रेगुलर एक समय सारणी के अनुसार करते रहिए दोस्तों, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में विकसित हुई थी दोस्तों? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। सीकर जिले के नीमका थाना जिले के अंदर ये विकसित हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, गणेश और सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले के जो नीमका थाना तहसील के अंदर इसका महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों ये। और ये गणेश और सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी से कहा जाता है दोस्तों। इसका कार्यकाल 2800 ईस्वी पूर्व रहा और यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अपूर्व देन है दोस्तों। और प्रमुख इसके अंदर देखिए, प्रमुख जो युद्ध सामग्री कौन सी मिली? कुल्हाड़ी, बाण, भाले, सुइयाँ, मछली पकड़ने और कांटे, सुइयाँ। इनमें लगभग 99% दोस्तों तांबा पाया गया। और इसके साथ ही देखिए, यहाँ जो युद्ध में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे पाषाण उपकरण भी मिले, जिनसे विदित होता है कि उस समय यहाँ जीवन का भोजन संग्रही अवस्था में था दोस्तों। और यहाँ मकान पत्थर के बनाए जाते थे और पूरी बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए कई कई बार वर्ताकार पत्थर की दोस्तों उपयोग में लिए जाते थे। और कांथली का जो उत्पक का भाग है, वहाँ पर देखिए 300 ऐसे केंद्र खोजे गए जा चुके हैं जहाँ गणेश्वर संस्कृति पुष्पित या पल्लवित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये कातली नदी के किनारे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उपकरण गणेश्वर सभ्यता से मिले हुए हैं दोस्तों? ये सभी तांबे की बनी हुई थी ये सभी दोस्तों। इसके अंदर तीर, भाले, सुइयाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य को ने कन्यावध को अवैध घोषित ठहराया दोस्तों? तो ये कोटा ने ठहराया था दोस्तों। इसके इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, स्त्री पुरुष को दासों के रूप में रखने पर उन्हें क्या कहते थे दोस्तों? तो स्त्री पुरुष जब राजा महाराजा के काल में दोस्तों क्या कहते थे उन्हें? गोला कहते थे। अगला देखिए, गणेश और सभ्यता की खुदाई कब हुई दोस्तों? तो कब से कब तक हुई गणेश और सभ्यता की खुदाई? तो ये 1977 से 1978 ईस्वी तक। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। सूफी संत ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में आए थे ये? तो ये देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के काल में आए थे। अगला देखिए, गणेश्वर में उत्खनन से जो मर्द पात्र मिले दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं दोस्तों कपिश्रवणी। इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, गणेश और सभ्यता के समय मकान किस से बने हुए थे? तो देखिए दोस्तों, पत्थर के बने हुए थे। और सिक्कर में देखिए अब भी कई जगह आपको पत्थर के मकान देखने को मिल जाएंगे। अगला देखिए, गणेश और सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर देखिए, ईंटों के जो प्रयोग प्रमाण मिले, इसका उपयोग नहीं है, यहाँ पत्थर के प्रमाण मिले। ये जो गलत आंसर हो जाएगा। बाकी ताम्र संचय संस्कृति भी कहते हैं इसे। और मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी यहाँ पर मिले दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन 12 नंबर, कांथली नदी के उत्पका भाग के अंदर देखिए, गणेश और ताम्रयुगीन सभ्यता कितने स्थलों में खोजी जा चुकी है? तो इसके अंदर लगभग 300 के अंदर। इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, गणेश व सभ्यता के उत्खनन से मिले उपकरणों में कितने प्रतिशत तांबे का प्रयोग हुआ दोस्तों? तो ये 99% प्रयोग मिलता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मेवाड़ का प्राचीन नाम रहा? तो मेवाड़ को देखिए सीवी भी कहते थे और उनको प्रगवाट और मेदपाट संयुक्त रूप से दोस्तों इसे कहते थे उपयुक्त सभी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन राजवंश है? तो सबसे प्राचीन राजवंश इसके अंदर देखिए गुहिलोथ है।
मेवाड़ के इतिहास की जानकारी किसके काल से प्रारंभ होती है? तो ये गुहिलों के वंश। देखिए दोस्तों, मेवाड़ का प्राचीन नाम सीवी, प्रगवाट व मेदपाट रहे हैं। गुहिल राजवंश की जो देखिए इसके अंदर गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी के अंदर रावल राजवंश की स्थापना की, और इसका नागदित्य के पुत्र कालभोज ने 727 ईस्वी में गुहिल राजवंश की कमान संभाली और बप्पा रावल की उपाधि दोस्तों इसने धारण की। तो बप्पा रावल से दोस्तों इनका देखने को मिलता है। अगला देखिए, नेपाल में गहलोत वंश की नींव किसने डाली थी? तो ये कुंभकर्ण ने डाली थी, कुंभकर्ण नेपाल के अंदर। अगला देखिए, राव रतन सिंह के शासनकाल में प्रमुख क्या घटना हुई थी? तो ये दोस्तों चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी और रतन सिंह। देखिए दोस्तों, प्रथम साके के अंदर देखिए सन 1303 के अंदर हुई, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण के समय ये साका हुआ दोस्तों। फिर इसके अंदर पद्मिनी सहित स्त्रियों ने जौहर किया। द्वितीय साका कब हुआ था? मेवाड़ में 1534 के अंदर, और विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में, और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान। और तीसरा दोस्तों इसके अंदर साका हुआ अकबर के काल के अंदर 1567 ईस्वी में। अगला देखिए, राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? तो ये 1509 के अंदर हुआ था राणा सांगा का। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमिरायण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो ये व्यास, भांडवु, 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जलाउद्दीन खिलजी द्वारा जायने दुर्ग पर कब अधिकार किया गया? तो ये दोस्तों 1590 में, सॉरी 1290 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, 1291 के अंदर जलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के सहायक दुर्ग जैसे जायनी दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, परंतु इसको देखिए जीतने में असफल रहा। और 1292 ईस्वी में जलाउद्दीन ने पुनः रणथंभौर पर आक्रमण किया, और उसमें भी असफल रहा दोस्तों। और फिर 1301 के अंदर इसका देखिए भतीजा आया, उसने अलाउद्दीन 1301 के अंदर दोस्तों इसको विजित किया। वहाँ का राजा दोस्तों अमीर था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनानायक अलगू खा और देखिए नुसरत खान के नेतृत्व में हमीर के विरुद्ध सेना कब भेजी, जिसने पहले जायने दुर्ग पर अधिकार किया? तो फिर दोबारा से देखिए दोस्तों 1299 के अंदर भेजी थी अलाउद्दीन ने। अगला देखिए, जालोर में 13वीं सदी में किसका शासन था दोस्तों? तो 13वीं सदी के अंदर दोस्तों चौहान राजवंश था वहाँ पे। ये दोस्तों कीर्तिपाल यहाँ का चौहान वंश संस्थापक था। फिर समर सिंह, फिर उदय सिंह। देखिए दोस्तों उदय सिंह सबसे लंबा कार्यकाल रहा, 1205 से 1257 तक। और फिर इल्तुतमिश कुछ कुछ दिन शासक रहा वहाँ पे। फिर चाचिक देव जो कि 1257 से 1282 तक रहा। और सामन सिंह रहा दोस्तों 1282 से 1305 तक। फिर कानड़ देव जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों इसको आक्रमण झेलना पड़ा। फिर यहाँ देखिए अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव। फिर देखिए दोस्तों जो तारीख फरिश्ता और राजकुमारी फिरोजा, और अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालोर अभियान 1308 में, और 1311 में देखिए दोस्तों दूसरा अभियान। तो चौहान वंश था यहाँ पे। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना आक्रमण के समय सिवाना का दुर्गापति कौन था, यानी वहाँ का राजा कौन था? तो तातल देव। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो विद्वान भीलमाल का रहने वाला था इनमें, तो ये ब्रह्मगुप्त। अगला देखिए, राव चंद्रसेन जोधपुर के शासक कब बने? तो ये दोस्तों 1562 के अंदर। देखिए, नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो ये अकबर ने करवाया था दोस्तों, अकबर ने। देखिए, अकबर द्वारा नागौर दरबार कब आयोजित किया गया? तो 1570 के अंदर।
इसने राव चंद्रसेन ने भाग नहीं लिया दोस्तों इसके अंदर। देखिए दोस्तों अगला, राव चंद्रसेन को दबाने के लिए 1570 में अकबर द्वारा इसे सिवाना भेजा गया दोस्तों, जहां पर दोस्तों राव चंद्रसेन ने शरण ले रखी थी। तो ये दोस्तों भेजा था जलाल खां को। तीज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखिए क्वेश्चन, राव चंद्रसेन ने सोजत पर कब अधिकार किया? तो ये 1589 में। 20 का हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी? राव चंद्रसेन की मृत्यु दोस्तों 1581 के अंदर हुई थी। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, राव चंद्रसेन 1581 में इसकी मृत्यु हुई। इसका शासनकाल कब तक रहा? 1562 से 1581 तक। जोधपुर के राजा थे ये। अकबर के खिलाफ 20 साल तक लड़े। और देखिए, मारवाड़ के इतिहास में इस शासक को भोला बिसरा राजा कहते हैं और मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। राव चंद्रसेन को मेवाड़ के राणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, 1562 ईस्वी में राव मालदेव की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया गया और उदय सिंह इसे मोटा राजा या पटौदी का जागीरदार बना दिया। और 1562 ईस्वी में देखिए, विविध तरीके से राव चंद्रसेन ने राज्याभिषेक किया और राठौड़ वंश में अपने अपमान का बदला लेने के लिए मुगल सम्राट के शिविर में देखिए दोस्तों चला गया ये। उसके बाद राव चंद्रसेन के लिए संकटकालीन राजधानी के रूप में सिवाना, भाद्र जून जालौर माना। और देखिए, राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मोटा राजा उदय सिंह का शासक यहाँ का बना दोस्तों। अगला देखिए, जालौर के चौहान में प्रसिद्ध शासक था हुआ। तो ये दोस्तों सभी जालौर के शासक थे, मगर इसमें प्रसिद्ध जो कि कानड़ देव, अक्सर इतिहासकारों में दोस्तों ज़्यादा जानकारी इसी की मिलती है। तो कानड़ देव प्रबंधन के अंदर इसकी जानकारी मिलती है, कानड़ देव। अगला देखिए, कानड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ? तो किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। बी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला देखिए, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो ये गोविंद राज था। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों, कौन था यहाँ का शासक? हमीर था, हमीर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो ये लुम्बा। टी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। देखिए, सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक लुम्बा राजा था और इसने 1311 ईस्वी में आबू व चंद्रावती को परमार से छीन कर अपने राज्य की स्थापना की। सिरोही के शासकों में राजधानी क्या रही? चंद्रावती, अचलगढ़ रही। और लुम्बा को देखिए सिरोही के चौहान आदि पुरुष कहा जाता है। लुम्बा के उत्तराधिकारी अधिकारी कौन कौन से रहे? तेज सिंह, कानड़देव, सामंत सिंह और सलंखा और रायमल थे प्रमुख रूप से दोस्तों। संस्थापक इसका लुम्बा था। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? तो मेवाड़ राजा का दोस्तों बप्पा रावल। मेवाड़ की स्थापना से पूर्व चित्तौड़ ने दोस्तों मौर्य राज्य की प्रमुख बप्पा रावल ने की थी, तो जिन्होंने 728 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और नगदा में देखिए मेवाड़ पहले अपनी राजधानी बनाई थी। अगला देखिए, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? तो अमीर खुसरो था दोस्तों उसके साथ। सी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला देखिए, महात्मा 1934 के अंदर महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, वह किस स्थान पर आए थे? तो ये अजमेर राज्य के अंदर आए थे दोस्तों 1934 के अंदर। अगला देखिए, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो दोस्तों ये राणा कुंभा के। इसने दोस्तों प्रमुख विजय स्तंभ 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इसने करवाया दोस्तों। अगला देखिए, किस शासक के शासनकाल में जावर की जो खान निकली? तो राणा लाखा के काल में दोस्तों। अगला देखिए, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता?
सभी किसने इंक्लूड किए हैं दोस्तों इसके अनुसार, ज्योग्राफी, पॉलिटिकी, और देखिए राजस्थान और करंट अफेयर से भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन इसमें। देखिए कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता? इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों, म्यांमार के साथ असम साझा नहीं करता, असम। देखिए भारत के जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ म्यांमार की सीमाएं लगती है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा है दोस्तों, असम से नहीं लगती इसकी। अगला देखिए, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? तो ये दामोदर घाटी नदी परियोजना देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल और झारखंड के अंदर है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के अंदर लगभग 24,000, देखिए 24,252 वर्ग किमी का इसमें देखिए दोस्तों एरिया कवर करता है ये। अगला देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर बनाई है? तो ये फरक्का बांध किस नदी पर बनाए है? गंगा नदी के अंदर दोस्तों, गंगा नदी के ऊपर। फरक्का परियोजना भारत में दोस्तों देखिए गंगा नदी पर बनी है, और ये बांग्लादेश की सीमा से कुछ दूरी पर ही है। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था दोस्तों ये बांध। अगला देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत की बात हो रही है दोस्तों, इसके अंदर हो जाएगा धूपगढ़। अगला देखिए, धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह चोटी देखिए 1353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। अगला देखिए, तुम पे प्ले खादान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर है ये, यूरेनियम के महत्वपूर्ण भंडार मिले वहाँ पे। देखिए दोस्तों, तुम ले पहले यूरेनियम खादान जो कि आंध्र प्रदेश के कादबा, ये 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा इसे सर्वेक्षण किया गया। इसके अनुसार देखिए खादान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार मिला है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46, राम सेतु किस जल डमरू मध्य की स्थित है दोस्तों? ये प्लक जल डमरू। अगला देखिए, देखिए प्लक जल डमरू मध्य ये भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के बीच स्थित है। इसका नाम सर रॉबर्ट प्लक के नाम से रखा गया। चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? इसका देखिए लाहौल और स्पीति प्रमुख नदियों के मध्य होता है। चंद्रभागा देखिए चिनाब नदी दो नदियों की चंद्र और वह भागा के संगम से मिलकर बनती है। चंद्र और भागा नदी का संगम हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर होता है? लाहौल स्पीति में जिले में, और देखिए तांदी नामक स्थान पर होता है। चंद्रभागा हिमाचल के उत्पन्न होने के बाद ये कहा जाती है जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है दोस्तों चंद्रभागा नदी। अगला देखिए क्वेश्चन, वल्लभप्रदम कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल किस बंदरगाह का हिस्सा है? तो ये कोचीन बंदरगाह का हिस्सा है दोस्तों। देखिए कोचीन बंदरगाह अरब सागर के कोची नगर के निकट स्थित है। यहाँ बंदरगाह 26 मई 1928 को खुला था। ये भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहते हैं? तो ये नागपुर को कहते हैं दोस्तों, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर के भारत का जीरो मील सेंटर कहा जाता है, क्योंकि यह भौगोलिक दृष्टि से भारत के बिल्कुल बीच का बिंदु है। तो जो भारत के बीच के अंदर बिंदु कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर नागपुर। इंद्राकोल किन तीन देशों के देखिए त्रिकोणीय सीमा निर्माण करती है? तो ये भारत, चीन, पाकिस्तान, बी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक्सप्लेशन देखते हैं। इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर में 5,764 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है दोस्तों, और इस स्थान पर भारत पाकिस्तान की चीन की सीमा इस पर लगती है दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से देश का
देशों में किसमें प्रसन्नता की प्रगति की माप माना गया है दोस्तों? तो हाल ही रिपोर्ट के अनुसार देखिए इसके अंदर भूटान के अंदर प्रसन्नता ज़्यादा देखी जा रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? तो गुण और धनात्मक परिवर्तन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मनोविज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से। किस वर्ष यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है दोस्तों? तो यूएनडीपी देखिए दोस्तों, ये 1990 से मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दोस्तों जारी करता है, ये 1990 से। अगला देखिए, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी देन है? तो ये डॉक्टर मोहम्मद उल हक बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, सूचना के अधिकार का आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये राजस्थान राज्य से दोस्तों 2005 में। देखिए दोस्तों, साल 1996 से यह 44 दिन के धरने के बाद सूचना का अधिकार एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना। फिर देखिए दोस्तों, सरकार द्वारा केंद्र द्वारा 2005 के अंदर इसे लाया गया। इसके अंदर जो आंदोलन की शुरुआत करने वाला राजस्थान था। अगला देखिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल का देखिए कब हुआ था ये? 1999 के अंदर। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, गठबंधन सरकार की पकड़ पर होती है दोस्तों। तो गठबंधन पर सरकार की क्या होती है? ढीली पकड़ रहती है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है दोस्तों? किसी देश में? तो ब्रिटेन के अंदर ओनली एक दल व्यवस्था है। अगला देखिए, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं का भागीदारी थी। तो 10% थी ये दोस्तों, ये 10%। अगला देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है नर्मदा बचाओ पर्यावरण से। अगला देखिए, संपूर्ण भारत के सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो नो डाउट दोस्तों इसके अंदर 2005 के अंदर। अगला देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है? तो ये म्यांमार की है दोस्तों। ये हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की गठबंधन का नाम क्या है? तो सप्रंग। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वर्तमान में देखिए इनकी संख्या 8 है 2020 के अनुसार। देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत में कई सारी राजनीतिक पार्टियों का जन्म लिया, जिसके अंदर देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि 7 फरवरी 2020 तक भारत में देखिए लगभग 3 समूह में, अर्थात राष्ट्रीय दल 8, क्षेत्रीय दल 53 और गैर मान्यता प्राप्त दल कितने हैं? ये 2044। देखिए दोस्तों, प्रमुख पार्टियां जो कि राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में। अगला देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो देखिए 1984 के अंदर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 के अंदर। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सबसे पुरानी पार्टी है 1885 में। और देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी
1998 ईस्वी में। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है। कितनी वर्तमान में? 53 क्षेत्रीय, 8 राष्ट्रीय और 2044 दोस्तों लगभग इसके अंदर पार्टियां और क्षेत्रीय दल पर मौजूद है। अगला देखिए, वर्तमान समय में भारत की मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या क्या है? क्षेत्रीय दलों की तो लगभग ये है दोस्तों 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में आई थी पहली बार? तो ये आई थी दोस्तों 1996 के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के। देखिए दोस्तों अगला, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये दोस्तों कमल है। अगला देखिए, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1985 में। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, भारत की ना राजनीतिक व्यवस्था है दोस्तों। राजनीतिक व्यवस्था है ऑप्शन के अनुसार एक दलीय, द्विदलीय, पंचदलीय या बहुदलीय। ये बहुदलीय है दोस्तों, डी हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी देश को दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए दोस्तों, 2 न्यूनतम लोकतांत्रिक सरकार के अंदर। और भारत में कितने हैं? 8 है। और क्षेत्रीय 53। अगला देखिए, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला है? बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में देखिए उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग व समर्थन मिला है? तो इसके अंदर देखिए भारत से सर्वाधिक मिला है। आप इसके अंदर बताइए दोस्तों कि आप क्या पार्टी जो कि अरविंद केजरीवाल की है, क्या वो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है या नहीं, या हो सकती है आगे? बिल्कुल बताइए कमेंट करके। अगला देखिए, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो ये 2005 ईस्वी में। अगला देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी दोस्तों। अगला देखिए, वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो ये 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला देख अगला देखिए, देखो क्वेश्चन अगला, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? वयस्क मताधिकार के नाम से जुड़ी गई लोकतंत्र कहते हैं इसे, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो ये विलियम जेम्स को माना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। अगला देखिए, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये आत्म प्रेम, बी ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, ई एच इरिक्सन के द्वारा मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये लगभग 8 है दोस्तों इनके अनुसार। अगला देखिए, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है? तो ये उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों एंड शिक्षण नीतियों के अंदर। अगला देखिए, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था से संबंधित है, अधिक होता है दोस्तों सुपर ईगो का? तो ये दोस्तों इसके अंदर अव्यक्त अवस्था के अंदर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए 82, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये फ्राइड का वाक्य है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन और देखिए, फ्राइड ने के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? तो आंशिक दमन, बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी?
तो ये मनोविश्लेषणवाद ने 3 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का अर्थार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये मैकडूगल। अगला देखिए, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ये निश्चित स्थान पर। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव विज्ञान है दोस्तों, ये किसका कथन है? तो स्किनर का है ये कथन। वैज्ञानिकों का अक्सर याद करके जाए दोस्तों, इसके अंदर प्रमुख से क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। देखिए मनोवैज्ञानिक में बालकों की रुचि व शारीरिक व मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं को ध्यान में रखते किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो ये उपरोक्त सभी में दोस्तों, बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में और सामूहिक शिक्षण में। अगला देखिए, वर्तमान में शिक्षण मनोवैज्ञानिक किस अवस्था में है? तो शेषावस्था में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो कार्ल्स गैरिसन ने, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, यह कथन किसका है? तो ये रायबरन का है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान का मन का विज्ञान किसने कहा? तो ये पेस्टोलॉजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हेनरी कोल्डवेल कुक, डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो केंद्र बिंदु बालक हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगला, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति मस्तिष्क के 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरा निरीक्षण? तो ये अंतर्दर्शन। अगला देखिए, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? ये किस देश के थे दोस्तों? स्किनर अमेरिका के। ये इसका 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले देखिए दोस्तों, अपन राजस्थान करंट अफेयर्स के संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो ये दोस्तों, इसके अंदर राजस्थान में देखिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने देखिए 1,357 करोड़ रुपए का लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। देखिए अगला, राजस्थान में किस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक छात्राओं को अध्ययन हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं? तो ये दोस्तों, मिशन बुनियाद के द्वारा देखिए राजस्थान की मुख्य सचिव कौन, उषा शर्मा ने डिजिटल शिक्षा पर आधारित मिशन बुनियाद कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने के संबंध चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फाउंडेशन के अनुसार संशोधित प्रस्ताव कर कार्य करने का निर्देश दिया है। और वर्तमान में मिशन बुनियाद का संचालन राज्य के 6 भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली और देखिए सिरोही, उदयपुर में किया जा रहा है। उषा शर्मा ने देखिए फाउंडेशन के तहत प्रतिनिधियों को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिए हैं और इस कार्यक्रम को देखिए शीघ्र राज्य के 33 जिलों में संचालित किया जा सके। इस मिशन के अंतर्गत 8वीं से 12वीं बच्चों को देखिए छात्राओं को दिए जाएंगे, यानी टैबलेट दिए जाएंगे उनको। और गौरतलब है कि इस रिसर्च के अनुसार टैबलेट का उपयोग करने वाले छात्राओं को सीखने के स्तर पर 20% सुधार आया है। अगला देखिए, राज्य सरकार द्वारा नई युवा नीति बनाए जाने की जानकारी दी गई है। तो इस नीति में किन क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाएगा? तो हाल ही में राज्य सरकार ने नई युवा नीति जारी की है, जिसके अंदर प्रमुख रूप से देखिए राजस्थान के युवा
मामले खेल राज्य जो अशोक चंदाना है और राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने कौशल खेल और कला संस्कृति को फोकस करते हुए राज्य में नई युवा नीति बनाई जाने की जानकारी दी। इस युवा नीति में युवाओं को ब्लॉक स्तर संवाद करके इस संवाद में मिलने वाले फीडबैक को राज्य सरकार को प्रस्तुत करके इसका आधार बनाया जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण इकाइयों के लिए रिप्स 2019 का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। और रिप्स पर योजना का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों इसके अंदर? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है 2019 के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 2019 दिए जाने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। प्रस्ताव के अनुसार ग्रामीण पर्यटनों की इकाइयों की स्टाम्प ड्यूटी में छूट रिप्स 2019 के तहत मिलाया जा सकेगा। और इसमें देखिए पर्यटन सेक्टर की इकाई को ग्रामीण पर्यटन इकाई को भी परिभाषित किया जाएगा। पर्यटन इकाई देखिए दोस्तों, रिप्स 2019 के अनुसार पूर्ण लाभ प्रदान करना है और न्यूनतम सीमा पर 1 करोड़ रुपये रखा जा सकेगा इसका निवेश। साथ ही दिए गए दे जमा दे के उस पर SSGST 10 वर्षों तक 100% पूर्णबंद भी हो सकेगा दोस्तों, यानी 10 वर्षों के लिए उसे SGST जो राज्य टैक्स लेता है दोस्तों उसमें छूट मिलेगी। और देखिए, मुख्यमंत्री इस अनुदान से गाँवों को पर्यटन इकाइयों के जरिए नए रोजगार सर्जित होंगे और हस्तशिल्प में प्रोत्साहन मिलेगा। और देखिए, राजस्थान की ग्रामीण परंपरा पर्यटन रूबरू हो सकेंगे। गौरतलब है कि पर्यटन उद्योग को रिप्स 2019 के तहत थर्ड सेक्टर के अंदर दर्जा भी दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 के बजट में इस प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 की घोषणा की है। अगली है, राजस्थान सरकार ने देखिए दोस्तों राजकीय कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंध कर दिया। तो ये राजस्थान के सीकर जिले के पास खंडेला तहसील के यूरेनियम के अयस्क खनन के लिए खनन पट्टा जारी होने के साथ ही राजस्थान यूरेनियम खनन प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और देखिए, राज्य में यूरेनियम उत्खनन के लिए लेंटर ऑफ इंटेंट जारी करने के साथ ही यूरेनियम खनन के देखिए दोस्तों प्रदेश प्रवेश कर लिया है। और इसके अंदर सीकर के पास खंडेला तहसील के जो रोहिला गांव में यूरेनियम के अयस्क के खनन के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टा हेतु जारी किया गया। गौरतलब है कि सीकर के खंडेला तहसील के रोहिला गांव में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम के विपुल भंडार मिले हैं दोस्तों। आरंभिक अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र के अंदर 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार संभावित है। और देखिए दोस्तों, झारखंड के जो सिंह भूमि के जादूगोड़ा आंध्र प्रदेश में यूरेनियम जो उत्खनन किया जा रहा है वह वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन और देखिए कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है दोस्तों। इससे पहले भारत में देखिए झारखंड की सिंह भूमि में और आंध्र प्रदेश में किया जा रहा था। और विश्व में देखिए कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, रूस और देखिए नामीबिया, अजबिकिस्तान और USA, यूक्रेन यूरेनियम के खनिज मिला है। यूरेनियम का उपयोग मुख्यतः बिजली बनाने के लिए किया जाता है, हालांकि परमाणु ऊर्जा के अलावा दवा, रक्षा उपकरणों, फोटोग्राफी सहित अन्य में भी किया जाता है दोस्तों इसका उपयोग। और देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजकीय कार्यालयों में 1 जुलाई में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग के लिए प्रतिबंध कर दिया। और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए। आदेश में बताया गया है कि कोई भी सरकारी कार्यालय उपयुक्त एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा। और देखिए दोस्तों, कंपोस्टेबल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े जिनका पुनर्चक्रण कर कागज सामग्री आदि जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकता है जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। विभाग ने देखिए वर्तमान आदेश पूर्व लागू किए गए जिसके अंदर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग के नियम 2016 के पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्लास्टिक में क्या किया प्रबंधन के अधिसूचित किया जा रहा है दोस्तों। इस नियम के अनुसार प्रावधानों को पालन करने के लिए राज्य सरकार 21 जुलाई 2010 को राज्य के प्लास्टिक कैरी बैग पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। देखिए दोस्तों, और 12 अगस्त 2021 को यह अधिसूचना जारी कर निर्धारित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को भी 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध
कर दिया। अगला है झारखंड और आंध्र प्रदेश के अंदर निम्न में से कौन सा यूरेनियम खनन प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ये दोस्तों राजस्थान, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा राज्य बन चुका है जिसके अंदर लगभग वर्तमान में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र को खोजा गया है और लगभग 12 मिलियन टन दोस्तों यहाँ पे यूरेनियम होने की संभावना है। तो धन्यवाद। यहीं इस वीडियो का एंड होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा करिए तो लाइक ज़रूर करें।